धनायनिक योगात्मक बहुलकन। अभी देखिए धनायनिक योगात्मक बहुलकन क्या है भाई? वह बहुलक जिसमें अभिक्रियक पद जो होता है वो धनायन हो। वह बहुलकन जिसमें अभिक्रियक एक धनायन होता है, इसमें अभिक्रियक एक धनायन होता है। अब देखिए, और ये भी योगात्मक अभिक्रिया है, तो योगात्मक अभिक्रिया है तो क्लियर है कि पाई आबंध होगा। देखिए इसकी शर्त कितनी प्यारी है। पिछले वाले की शर्त थी कि पाई आबंध के साथ हेल्प हो, इसमें जो रहेगा कि पाई आबंध के साथ आपके पास अम्लीय माध्यम होना चाहिए क्योंकि अम्ल ही न धनायन उत्पन्न करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये अभिक्रियाएं प्रबल अम्ल, या बोल सकते हैं अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होता है, या अम्लीय माध्यम में संपन्न होता है। अम्लीय माध्यम में संपन्न होगा। जैसे आपको ये भी उदाहरण के तौर पे हो गया आइसो ब्यूटालीन का BF3 की उपस्थिति में बहुलकन। अब BF3 आपको पता ही है, ये लुईस अम्ल है। अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो ये आपका धनायनिक प्रक्रिया होगी। इसकी मैकेनिज्म की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ये जितनी भी मैकेनिज्म है ये आपके मेन ऑर्गेनिक पार्ट जो होगा विलक्षीय समूह, उसमें इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। कई बार चर्चाएं आएंगी इसके। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ऋणायनिक होता है तो क्वेश्चन ये आता है कि ऋणायनिक जो अभिक्रियाएं होती है अधिक है, इसमें शर्त क्या होगा? अम्ल की उपस्थिति और पाई आबंध। तो मैं बता रहा था कि धनायनिक के जगह पे अगर मैं ऋणायनिक करता तो क्लियर बात है भाई, ऋणायन माने क्या? क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में यदि कोई बहुलकन अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्लियर बात है कि वो ऋणायनिक बहुलकन योगात्मक अभिक्रिया होगी। ऋणायनिक तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियक ऋणायनिक होते हैं, माने ऋणायनिक होते हैं, माने पद का संचरण जो करता है। जैसे पहले वाले में मुक्त मूलक ने किया, दूसरे वाले में आपका धनायनिक करेगा, इसमें ऋणायनिक करेगा। तो माने पद संचरण ऋणायन करता है। अब ये देखो बेटा, बहुत ध्यान से बात है, यानी इसमें अगर शर्त देखें आप तो पाई आबंध होना चाहिए
क्यों भाई? योगात्मक अभिक्रिया के लिए। और दूसरी बात यह है कि यह क्षारीय माध्यम, यह क्षारीय माध्यम, जैसे बेटा एल्कली, धातु एमाइड, जैसे भाई NaNH2, एल्कली माने NaOH, KOH, या एक और चीज याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में संपन्न होता है, या ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक की उपस्थिति में संपन्न होता है। अच्छा, इसका एक अच्छा उदाहरण है SBR का निर्माण। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन था ना, उदाहरण इसका कर सकते हैं SBR या बुनाइस का निर्माण, यानी स्टाइरीन ब्यूटाडाइन जो होता है बेटा, यह जो होता है ऋणायनिक योगात्मक अभिक्रिया जो द्वारा बहुलक का निर्माण करता है, ये इसका निर्माण होता है, द्वारा इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। तो अभी अभी आपको तीन चीजें तो ध्यान हो गई कि योगात्मक ये बहुलक जो है, या श्रृंखला वृद्धि बहुलक, श्रृंखला वृद्धि बहुलक में शर्त नंबर 1 असंतृप्त होना चाहिए, असंतृप्त यानी पाइयाबंद होना चाहिए। दूसरा, यदि इसमें हेल्प हो, HELP, H माने हीट, E माने इलेक्ट्रिसिटी, L माने लाइट और P माने पेरोक्साइड, यानी उष्मा, विद्युत, प्रकाश या पेरोक्साइड हो तो मुक्त मूलक होगा। अगर अम्लीय माध्यम हो तो धनायनिक होगा। अगर क्षारीय माध्यम होता है तो ऋणायनिक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये बहुत है ये, और इसमें चूंकि श्रृंखला वृद्धि होती है, एक एक करके संपन्न होता है, तो इसे आपको ध्यान दें, इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलकन कहते हैं। योगात्मक बहुलक ही है, ये बात ध्यान दीजिए, लेकिन ये मैकेनिज्म के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं पद वृद्धि बहुलकन यानी पद वृद्धि बहुलक की बात करूंगा। ये संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होगा, और संघनन अभिक्रिया आपको पता ही है कि इसमें छोटे यौगिक जैसे H2O, NH3, एल्कोहल या HCl मुक्त होता है। यानी यदि हम यहां पे देखें तो पद वृद्धि बहुलकन या बहुलक, यह बहुलक हमें संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। माने ये संघनन अभिक्रिया द्वारा ये बहुलक हमें प्राप्त होगा। इसकी बात में, इसके निर्माण में
HCl H2O NH3 या ROH जैसे छोटे अणु मुक्त होते हैं। यह बात ध्यान देने वाली। दूसरी बात, इसकी एकलक की शर्त क्या होगी? एकलक की जो शर्त है, एकलक बहुअभिलक्षीय समूह धारण किए रहते हैं। माने एकलक में बहुअभिलक्षीय समूह उपस्थित होता है। अच्छा, बहुलक इकाई और एकलक इकाई एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी एकलक जो होते हैं, एकलक बहुलक इकाइयों से भिन्न होते हैं। अब देखिए, इसका दो मैं उदाहरण बताऊंगा, एक वही पॉलीएमाइड और एक पॉलिएस्टर। यानी एक बताएंगे हम नायलॉन 6,6 का वर्णन करेंगे और दूसरा हम बताएंगे आपका टेरिलीन का निर्माण। इस चीज को जरा समझेंगे बेटा जी। यानी फर्स्ट उदाहरण, अब देखिए बेटा, यहां पे पॉली एमाइड यानी इसमें एमाइड बंद होगा और ए नाइलॉन 6,6 इसका उदाहरण लेंगे हम। ठीक है, अब जरा समझिए इसको कि नाइलॉन 6,6 तो एक तो होगा हेक्सा मेथाइलिन डाइएमीन NH2 CH2 का 6 और NH2 हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, और दूसरा एडिपिक एसिड CH2 COOH और ये COOH, ये दोनों हम ले लेते हैं। अब ये देखिए, इससे ये क्लियर है। अब यहां का जो H है और ये OH है, ये निकलेगा किस रूप में निकलेगा भाई? H2O के रूप में निकलेगा और हीट करने पे निकलेगा। इसके लिए जो तापमान का है मैंने बताया बार बार, 553 केल्विन का टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए स्पेशली आपको लेना है। हाई प्रेशर, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और ये देखिए कैसे मिलेगा आपको, ये वाला H तो निकल जाएगा, NH, फिर आपका CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH2 का 6 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका देखिए, ये एकलक इकाइयां हैं, ये और ये बहुलक इकाई है। नायलॉन 6,6 दोनों भिन्न है कि नहीं? इन दोनों से ये इकाई भिन्न है। दूसरी बात, इसमें किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। हर उत्पाद, हर चरण में, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं
दो दो का करता हूं। मान लीजिए पहला चरण, मान लीजिए कि होता NH2 CH2 का 6NH2 प्लस COOH CH2 का 4, और मान लीजिए कि ये आपका COOH होता है। तो अगला स्टेप क्या होता है, ये देखिए इधर वाला का नहीं होता तो NH2 होता, CH2 का 6 NHC डबल बॉन्ड हो, CH2 का 4 और COOH। तो ये देखिए एक चरण हुआ, इसमें एक H2O निकला, तो ये देखिए आपका इस पद में एक H2O बाहर निकला, और ये देखिए एक अभिलक्षीय समूह यहां और ये अभिलक्षीय समूह है, यानी प्रत्येक पद में H2O मुक्त होता है। यह कोई जरूरी नहीं कि H2O मुक्त हो सकता है HCl NH3 कुछ भी मुक्त हो। तो प्रत्येक पद में एक ये निराकरण होगा, प्लस इसमें जो उत्पाद प्राप्त होगा, उत्पाद या प्राप्त उत्पाद लिख लीजिए, प्राप्त उत्पाद में दो अभिलक्षीय समूह उपस्थित होंगे। अब मान लीजिए कि फिर ये वाला फिर अगर इससे अभिक्रिया करे तो फिर एक चरण, फिर एक चरण, फिर एक चरण, फिर एक चरण, चरणबद्ध ही चलेगा, यानी पद बाई पद। तो इसीलिए इसे हम लोग, इसे जब हम कहते हैं तो चरण वृद्धि या पद वृद्धि बहुलकन कहते हैं, और इस अभिक्रिया से जो बहुलक प्राप्त होता है उसे पद वृद्धि बहुलक कहते हैं। अच्छा, ये वाला देखिए 4 था, एडिपिक एसिड है, एडिपिक अम्ल है, तो ये भी देखिए ये 4 होगा, इसको ठीक है। तो ये देखिए टेरिलिन का भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर मान लिया जाए कि मैं एक और उदाहरण आपके सामने लेता हूं, आप किसी भी संघनन बहुलक का उदाहरण लेंगे तो वो चरण बाई चरण रहेगा, एक एक पद में जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो हम समझते हैं कि उसमें आपका टेरिलिन ले लेते हैं, टेरिलिन। अब ये पॉलिस्टर है, पॉलीएस्टर। अब देखिए पॉलीएस्टर का मतलब ही होगा कि इसमें एस्टर समूह रहेगा। अब पॉली मैंने बहुत सारा रहेगा, ये भी संघनन अभी बहुलक है। तो कैसे होगा, जैसे इसमें 2 एकलक होंगे, एक होगा टरथैलिक अम्ल और दूसरा होगा आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। यानी टरथैलिक का मतलब हो गया, ये देखिए बेटा जी जरा ध्यान दीजिए कि टरथैलिक अम्ल तो ये होता है, बेंजीन रिंग होगा, इधर भी आपका COOH, इधर भी आपका COOH, N मोल ले लीजिए, और इसको CH2CH2 OH, ये भी N मोल है। अब ये देखिए बेटा जी यहां से ये ऐसे निकल सकता है, H2O निकल गया, अगर N मोल लेंगे तो N निकलेगा, हिट किया तो ये भी इधर निकल जाएगा, ये भी इधर निकल जाएगा, और अपने पास बचेगा क्या, ये है आपका टरफैथिलिक और ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए आपका C डबल बॉन्ड O,
O और ये CH2O, ऐसा। तो ये जो है आपका, ये है आपका टेरिलीन। बेटा ये इसका नाम डेक्रॉन भी है। तो ये आपको समझना होगा कि अब इसमें भी अगर आप इस बात को देखते हैं कि चरण बाई चरण, हर स्टेप बाई स्टेप अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हर स्टेप में आपका एक छोटा सा कोई अणु, चाहे HCl हो, NH3 हो या जल हो, ये मुक्त होगा, पहली बात। और नंबर दूसरी बात ये कि उसमें जो हर चरण के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा उसमें 2 अभिलक्षीय समूह उपस्थित होंगे, ताकि वो मतलब ये भी याद रखिएगा कि जो संघनन बहुलकन है या पद वृद्धि बहुलकन, इसमें कोई मध्यवर्ती प्राप्त नहीं होता है और प्रत्येक पद के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें 2 अभिलक्षीय समूह उपस्थित होते हैं, ताकि वो अगले पद में भाग ले सके और भाग लेके अपने बहुलक की लंबाई को बढ़ा सके या उसमें वृद्धि कर सके। तो ये हमने जो पढ़ा आज का, इसमें हम लोगों ने जो बहुलक का प्रकार वर्गीकृत किया वो उसमें जो सम्मिलित है रासायनिक अभिक्रिया उस आधार पे किया है। तो इसको बेटा ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग भी बदल बदल के भी आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ